हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक न्यू व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या हस्बैंड और वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी हो सकती है। तो देखो, दूसरा जो शादी है, दूसरा विवाह है, वो हमेशा एक चर्चा में रहने वाला टॉपिक है, क्योंकि लाइफ में देखो ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ जो लोग हैं वो अपने हस्बैंड और वाइफ के बीच में रहते हुए दूसरी शादी की ओर जाना प्रेफर करते हैं। ऐसा कई मामलों में देखने को मिलता है, क्योंकि जिन मामलों में हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रह रहे होते हैं, तब लोग अपने जीवन में, अपने लाइफ में एक नई डायरेक्शन के लिए दूसरा शादी कर लेते हैं। लेकिन इंडिया में दूसरी शादी को एक अपराध या ऑफेंस बनाया गया है। कुछ रीति रिवाजों को छोड़कर सभी लोगों को यह हिदायत दी गई है कि इंडिया में हस्बैंड और वाइफ के रहते हुए या फिर बिना किसी बगैर वैलिड तलाक के दूसरा विवाह जो है शादी नहीं की जा सकती। और अगर ऐसा विवाह किया जाता है तो वो एक तरह का पनिशेबल ऑफेंस है। जो शादी का विवाह का मामला वो एक पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ है, और पर्सनल लॉ ऐसा कानून है जो लोगों के व्यक्तिगत या पर्सनल मामलों से जुड़ा होता है। और ये जो कानून है वो किसी भी धर्म या सोसाइटी के लोगों के लिए बेसिकली काम करता है, और जो लोगों के पर्सनल मामलों में उन्हें दिया गया है। इंडिया में नॉर्मल रूप से जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सोसाइटी के लोग रहते हैं, और सिख, बौद्ध, जैन को हिंदू धर्म का ही हिस्सा माना गया है। मुसलमान और ईसाई समाज को अलग धर्म माना गया है। और हिंदू धर्म के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और मुसलमान रिलीजन के लिए उनका अपना पर्सनल लॉ है। अब देखते हैं कि क्या है दूसरे विवाह पर, दूसरी शादी पर कानून। तो एक हस्बैंड और वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी करना आईपीसी के चैप्टर 45 1860 और 45 के सेक्शन 494 में दूसरे शादी के रिगार्डिंग का प्रोविजन दिया गया है। और आईपीसी की जो सेक्शन है वो दूसरे विवाह शादी को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाती है। इस सेक्शन के अंडर जो दूसरे शादी करने पर आपको 7 साल की सजा के लिए आपको पनिश किया जा सकता है। और जो इंडिया में जो है वो शादी दो प्रकार की होती है, विवाह दो प्रकार का होता है। एक विवाह होता है पर्सनल लॉ के अंडर, और दूसरा होता है स्पेशल एक्ट के अंदर, यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट में 1956 के अंडर होता है। इन दोनों ही कानून में दूसरी शादी को एक पनिशेबल बनाया गया है। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 17 कहता है कि दूसरी शादी के संबंध में जो पनिशमेंट दी गई है उसका मेंशन किया गया है। और ये जो सेक्शन है बिल्कुल क्लियर कहती है कि जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई पर्सन कि जिसकी पति या पत्नी या हस्बैंड वाइफ जीवित होते हैं, तो उसके लाइफ टाइम में कोई भी दूसरी शादी कर लेता है तो उसको आईपीसी के सेक्शन 484 के अकॉर्डिंग उसको पनिश करके उसको दोषी माना जाएगा। इसी प्रकार स्पेशल मैरिज एक्ट की सेक्शन 44 बात करता है कि जो दूसरी शादी होगी, दूसरा विवाह को पनिशमेंट के रूप में मेंशन करते हुए कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर अगर शादी की है और ऐसी शादी के बाद कोई दूसरी शादी कर लेता है तो उसको सेक्शन 484 के अंडर पनिश किया जाएगा। यहाँ पर देखो, यह ध्यान देना जरूरी है कि किसी भी दूसरी शादी के मामले में जो पनिशमेंट का प्रोविज़न है वो एक नॉर्मल प्रथा के रूप में आता है। और अगर किसी भी सोसाइटी के या रिलीजन के, धर्म के लोग दूसरी शादी की ओर मान्यता देते हैं, तब ये तब ये सेक्शन जो है लागू नहीं होता। दैट मीन्स कि अगर कोई सोसाइटी या कोई प्रथा चलती आ रही है जिसमें कि ऐसा चलता है, तो फिर जो सेक्शन 494 है आईपीसी का, या ये वाला जो है, उससे रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है वो उसमें लागू नहीं होते। जैसे अगर बात करें कि मुसलमान समाज में अगर दूसरी शादी को मानते हुए अगर शादी हो जाती है, उसको वैलिड माना गया है, तो इसलिए मुसलमानों के संबंध में ये जो सेक्शन है वो लागू नहीं होती है। और यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है कि दूसरी शादी को इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एक क्रूअल्टी का फॉर्म दिया गया है। और हस्बैंड के द्वारा अगर दूसरी शादी की जाती है तो उसकी जो वाइफ के प्रति ऐसी दूसरी शादी करना उसके लिए क्रूअल्टी होगा, यानी कि वो उसमें क्रूअल्टी का केस लगा के उससे डिवोर्स ले सकती है, या फिर मेंटेनेंस जैसी भी केस हो उसके लिए क्लेम कर सकती है। और ऐसी क्रूअल्टी के लिए उसे आईपीसी के सेक्शन 498 ए के अंडर पनिश किया जा सकता है। और इस सेक्शन के अंडर भी जो सजा का प्रावधान है वो 7 साल का इम्प्रिजनमेंट है। इसलिए दूसरी शादी के पनिशमेंट के लिए मुसलमान धर्म के लोग भी नहीं बच सकते। और देखते हैं कौन कर सकता है शिकायत। तो सेक्शन 494 को एक अलग ही फॉर्म दिया गया है, और इस सेक्शन के अंडर चाहे वो 7 साल के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट का मेंशन किया गया हो, लेकिन फिर भी उस सेक्शन को ये कॉग्निजेंस बनाया गया है। यानी कि इसका मतलब है कि इस सेक्शन के अंडर जो पुलिस थाने से सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जा सकती है, और जो कोई भी व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी भी नहीं होती, क्योंकि
ये अपराध नॉन कॉग्निजेबल है और इस ऑफेंस की जो कंप्लेंट है वो एक तरह से केस के रूप में की जाती है या फैमिली कोर्ट में। तो जब भी कोई दूसरे शादी की जा सकती है तो जो एग्रीड पार्टी है, पीड़ित पक्षकार है, वो केवल हस्बैंड या वाइफ ही होगी, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी शिकायत तो कर नहीं सकता। जैसे कि अगर किसी भी हस्बैंड ने या फिर किसी भी बात करने किसी भी आदमी की उसकी वाइफ के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर लेता है, तो उसकी पहली पत्नी ऐसे दूसरी शादी के अगेंस्ट उसके पति की शिकायत कोर्ट में केस की हेल्प से मजिस्ट्रेट के पास फाइल करेगी, और लेकिन कोई दूसरा जो है वो उसकी शिकायत नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि जो अगर हस्बैंड ने शादी कर ली दूसरी, तो उसकी जो वाइफ ही है, फर्स्ट वाइफ, जो उसके लिए कोर्ट में केस कर सकती है, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं कर सकता। और क्या जो दूसरी शादी है, क्या वो विवाह जो वैलिड होगा? इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि क्या कभी भी अगर पहला जो हस्बैंड या वाइफ के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करना कानून की नज़रों में मान्य होता है? इसका सीधा जवाब है कि ऐसी शादी किसी भी हाल में वैलिड नहीं हो सकती है। अगर कोई भी ऐसा शादी की गई, ऐसा विवाह किया जाता है, तो वो बिल्कुल वॉइड है, यानी कि स्टार्टिंग से ही शून्य माना जाएगा और उसे कोई भी लीगल मान्यता, लीगल वैलिडिटी, वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है। लेकिन देखो, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले जो हैं वो वाइफ के प्रति थोड़ा उदारता बरतते हुए उसे मेंटेनेंस के रिगार्डिंग माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी वाइफ जो है वो अपने मेंटेनेंस के में, यानी कि भरण पोषण के मांगने की अधिकारी है, चाहे फिर उसकी शादी कानून के द्वारा ही मान्य क्यों ना हो। ऐसी केस में जो दूसरी वाइफ है, दूसरी पत्नी भी अपने पति के भरण पोषण से मांग सकती है और उनसे मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। और यही नहीं बल्कि जो बच्चे जन्म लेंगे, यानी कि दूसरी शादी से जो बच्चे जन्म लेते हैं, ऐसे बच्चे को भी पिता की प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार होता है। और उन बच्चों को अगर कोई भी उनको मतलब इलिजिटिमेट चाइल्ड नहीं कहा जा सकता, और उन बच्चों को सभी वो राइट्स प्राप्त होंगे जो कि एक वैलिड शादी होने से बच्चों को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या पति और पत्नी की सहमति से दूसरा विवाह किया जा सकता है? इस मामले से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि क्या पहले पति या पत्नी की सहमति से दूसरा विवाह किया जा सकता है? जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की माने कि जो वाइफ है लिविंग है और दूसरा शादी कर लेता है, तो क्या उसकी जीवित पत्नी जो है ऐसी शादी को करने के लिए उसको मान्यता दे देती है, तो उसका विवाह वैध हो जाता है? ये बात देखो बिल्कुल ठीक नहीं है कि अगर पहली वाइफ ने अगर परमिशन दे दी है दूसरी शादी करने की, तो वो शादी वैलिड हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूसरी शादी जो किसी भी हाल में वैलिड नहीं हो सकती चाहे फिर उसमें पहली पत्नी या पति की अपनी सहमति, कंसेंट ही क्यों ना हो। एक्चुअली ऐसा विवाह जो है वो आईपीसी के सेक्शन 494 के अंडर में पनिशेबल होगा, और जो एग्रीड पार्टी है उसको किसी भी टाइम ऐसे ऑफेंस के रिगार्डिंग मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल करने का पूरा राइट है। और यहाँ पर यह भी ध्यान देना जरूरी है कि जो एग्रीड पार्टी है उसको सिर्फ मजिस्ट्रेट ही कॉग्निजेंस ले सकता है, यानी कि अगर सेकंड मैरिज हो चुकी है तो ऐसे केस में सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने ही कॉग्निजेंस दिया सकता है। पुलिस स्टेशन में जो पुलिस ऑफिसर इसके रिगार्डिंग में एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। ऐसी कंप्लेंट करने के लिए उनको किसी लिमिटेशन की भी जरूरत नहीं है और किसी भी टाइम ऐसी कंप्लेंट की जा सकती है, चाहे फिर वो शादी 10 साल पहले की गई हो या फिर उसकी जो कंप्लेंट है वो 10 साल बाद भी की जा सकती है। और जो व्यक्ति है जो आरोपी पाए जाने पर कोर्ट के द्वारा उसको पनिश किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो भी दूसरी शादी है, यानी कि दूसरे विवाह को एक तरह का दंडनीय अपराध माना गया है। और जिन लोगों को पर अगर दूसरे विवाह से संबंधित कोई भी धारा लागू नहीं होती है, उन्हें क्रूरटी से रिलेटेड मामलों में आरोपी बनाया जा सकता है, क्योंकि दूसरी शादी एक प्रकार से क्रूरता ही है, फिर वो चाहे वाइफ के ऊपर हो या फिर हस्बैंड के ऊपर हो। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो। और आपके माइंड में कोई क्वेरी हो या फिर आप चाहते हो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग इसी तरह की पूरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाई जाए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी जो आंसर का रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल दिया जाएगा। मिलते हैं जल्दी दोस्तों न्यू व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।